So, start today. Okay. कहाँ तक हुआ था कल बता फिर। साइनोसोडियल मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन पढ़ा था एंड 10 हमने डिस्कस स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अगर परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या होता है, सर्कुलर पाथ में फंस जाता है और चक्कर काटने लग जाता है। क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है। दूसरी चीज, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है, तो सेम रहने की कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा। कारण क्या है, जब सेम है तो कोई फोर्स नहीं लगता है। और जब कुछ एंगुलर V और B के बीच में कुछ एंगल है तो फोर्स लगेगा, बट वहां पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। वन कंपोनेंट दैट विल ट्राई टू मूव इन सर्कुलर पाथ एंड अनदर कंपोनेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन। तो सर्कुलर भी हो रहा है, साथ साथ में ट्रांसलेटरी भी हो रहा है। सो दैट रिजल्टेंट पाथ इज नोन एज द हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं उसको? हेलिकल पाथ। ठीक है, अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स की बात कर ली थी कल के। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी होता है। एफ इक्वल टू क्यू वी बी, और वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। You know what is the difference between magnetic force and electric force on the charge if a charge is moved? Electric force is always in the direction of the electric field or opposite to the electric field. If negative charge, then electric force will be opposite to the movement of the charge, and if positive charge, then electric force will be in the direction of the charge particle. But here magnetic force is different. You know, it is not perpendicular. Sorry, it is not in the direction of the magnetic force and direction of the motion of the charged particle, but it is perpendicular to both the magnetic field direction and motion of the charged particle, because here we have V cross B. V cross B means, V cross B का मीनिंग क्या हो गया, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B। जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर है, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स FB होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस पूछे आपके मूविंग चार्ज में, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दैट विल अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल और अपोजिट टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इफ चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, then in the direction of the charge particle, and if the charge particle is negative, then in the opposite direction of the motion of the charge particle. But magnetic force always occurs perpendicular to the plane in which velocity vector and magnetic field vector lies. मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें वेलोसिटी वेक्टर होता है और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रहता है। ठीक है, अब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है, तो यहां पे देखिए कि इस तरह से अगर आपके पास क्या है, ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है। क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है। अब इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल घुस जाए तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वो यहाँ पे वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, और इसके अंदर आ गया वेलोसिटी वेक्टर ये वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या करेगा, इसको एसिलरेट करेगा, इसको एसिलरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में
मूव करवाने की ट्राई करेगा। तो जैसे ही ये पार्टिकल इधर आएगा अंदर, ये सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगा, बट होगा क्या, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस इस तरह से क्या होती जाएगी, इसकी इंक्रीज होती जाएगी। कारण क्या है पता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो रेगुलरली इसको क्या कर रहा है, एसिलरेट कर रहा है। उसका मतलब उसकी रेडियस रेगुलरली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही कंसेप्ट किस में यूज होता है पता है, इन साइक्लोट्रॉन। किस में यूज होता है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलग कंसेप्ट बताऊंगा मैं उसके बारे में भी। तो ये तो चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर साथ में होगा तो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, साथ साथ में उसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको एसिलेट कर रहा है। एसिलेट कर रहा है मतलब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगी, एनर्जी भी बढ़ेगी। अब जो दोनों फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू क्यू वी, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, F इक्वल टू क्यू ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। So what is the resultant force F net, that is FB plus FE, FB plus FE. So that is Q V cross B plus Q E vector. Then what is the resultant? Q V cross B plus E vector. This is the net force F, and this force is known as, नाम सुना है इन भाई साहब का कि नहीं सुना है, इन भाई साहब का नाम सुना है। सो दिस फोर्स इज नोन एज द लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, लॉरेंज विष्णु ही नहीं बोलते हैं भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, देन चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स Q F इक्वल टू Q V क्रॉस B प्लस E वेक्टर। समझ में आ गई बात। अब हम लोग वापस आते हैं जो कल हम लोग कंसेप्ट कर रहे थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। उसकी डायरेक्शन भी हमने निकाली थी। कौन सा रूल पढ़ा था, लाफा रूल, पाम रूल पढ़ लीजिए, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये अंगुलियां हमेशा किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, फिंगर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, देन योर ओपनिंग ऑफ द पाम विल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस सेम rule that we can find also from left hand, Fleming left hand rule. Fleming left hand rule say FBI. FBI. You know what is the FBI? USA की जो पुलिस उसको क्या बोलते हैं, FBI, ठीक है। तो F means force, B means magnetic field, I means current. करंट मीन्स चार्ज फ्लो की डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में ही रहती है कि नहीं रहती है, तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। अब यहां पे देखते हैं, ये दोनों रूल एक जैसे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको लगाना में प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये वाला रूल लगाना बड़ा आसान है। ऐसा मारो जिधर जाएगा उधर ही फोर्स जाएगा। ध्यान क्या रखना है, फिंगर्स जो है वो आपकी डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए रे, मैग्नेटिक फील्ड की, और थंब किसी को कांग्रेट्स करने के लिए है। अच्छा, वे किसकी डायरेक्शन है, करंट की। किसी को ऐसा कांग्रेट्स करो कि उसके अंदर करंट फ्लो हो जाए, हैं, लगा ऐसा कंसेप्ट, चलो ठीक है। और ध्यान रखना तेरे अंदर करंट कंट्रोल होना चाहिए बाद में, ठीक है। अब सुनिए, तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेट फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं, ये अपने पास क्या है, ये बंगाली क्या बताइए, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड P। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है। अब यहां से इसके अंदर चार्ज पार्टिकल आ रहा है, वेलोसिटी v वेक्टर,
तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही अंदर आ जाएगा इसको सर्कुलर पाथ में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। ये सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल रेगुलरली मूव कर रहा है, चार्ज क्यू है। देन वी हैव सम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और नॉट। ओके, so if anything that moves in the circular path that required one force that is very important, that is centripetal force. So here centripetal force will provided by magnetic force. Centripetal force will be provided by magnetic force. So centripetal force, that I think you know what is the centripetal force? mv square upon r. mv square upon r, that is equal to QVB. QVB साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो साइन 90 इक्वल टू 1। हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर ले लिया है। सो मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू QVB। यहां से V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो MV अपॉन R इक्वल टू QB। नाउ कैन यू फाइंड द रेडियस, R इक्वल टू MV अपॉन QB। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जो रेडियस है चार्ज पार्टिकल की, दैट डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात। दूसरी चीज, ये हमने क्या निकाल दी, रेडियस निकाल दी। कैन वी फाइंड द टाइम पीरियड एंड कैन वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, T इक्वल टू टाइम पीरियड दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू 2πr। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा रे, 2πr। बोलने में शर्म आ रही है क्या फिर। स्पीड कितनी है, v। अब यहां सुनो नमूनो, इधर देख लो। अब यहां पे r जो है उसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो t इक्वल टू क्या होगा, 2π। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, mv अपॉन QB, और एक V ऑलरेडी यहां पे है। इस V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो T इक्वल टू कितना आएगा, 2πm अपॉन QB। ये होगा कि नहीं होगा, ये आपका क्या मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, F इक्वल टू क्या होगा, 1/T। तो F इक्वल टू QB अपॉन 2πm। अब सुनो, अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल की चाहे स्पीड कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उसका टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी। एक चार्ज पार्टिकल तेरा एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अगर आपको पूछे कि दोनों का टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस होगा या टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, तो दिमाग में चीज फिट होनी चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। इट विल ओनली डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब यहां पे अगर एक क्वेश्चन बनता आपका कि एक प्रोटॉन है, क्या है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है। एक अल्फा पार्टिकल है, क्या है, प्रोटॉन है। तो उन दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा और उन दोनों के फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, निकाल सकते हो कि टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन एंड टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी लिखा मैंने, बता दो भाई लोगों। T इक्वल टू 2π, तो MP अपॉन QP इंटू B। रेशियो क्या आएगा, 2πm अल्फा अपॉन Q अल्फा इंटू B। अब सुनो रे, आपका जो मास होता है प्रोटॉन का मास और अल्फा पार्टिकल के मास में रिलेशन पता है आपको, है m ऑफ अल्फा इक्वल टू 4 ऑफ MP। क्या होता है, जो प्रोटॉन का मास होता है उसका 4 टाइम अल्फा पार्टिकल का मास होता है,
और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्यू ऑफ अल्फा दैट इज 2e और क्यू ऑफ p प्रोटॉन दैट इज e। ये तो सबको पता होगा, चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2e होता है और चार्ज आपका प्रोटॉन का e होता है। तो यहां से हम लोग देखें दोनों का रेशियो क्या बनेगा, 2 पाई mp को mp रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए e इंटू बी रेशियो 2 पाई m अल्फा दैट इज 4 mp अपॉन 2 e इंटू बी। ये सब कैंसिल कर दो, क्या बचेगा अपने पास, केवल यहां तो सब हट गया, कुछ नहीं बचा, और यहां क्या बचा, 2 बचा केवल। तो क्या आया आंसर, इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी केवल और केवल चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गई बात अच्छे से, पक्का, ठीक है। क्यू पे और बी पे मास कहां गया, अच्छा, तो बी भी गया। अब सुनो, अब देखते हैं, अगर हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि क्या है, अगर आपके पास वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था, हेलिकल पाथ होगा, इस टाइप से हेलिकल पाथ बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। फिर हमने क्या देखा था, इसके अंदर बी वेक्टर ऐसे है और वी वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट दैट इज वी कॉस थीटा जो इसको बी की डायरेक्शन में है, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा इसके बी के परपेंडिकुलर रहेगा दैट इज वी साइन थीटा, वी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, वी साइन थीटा। अब ये वाला पार्ट जो है वी साइन थीटा वाला जो पार्ट है दैट विल मूव दिस पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ एंड दिस विल रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके अंदर जो रेडियस है इसकी कितनी होगी, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ कितनी होगी रे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस कैसे निकालेंगे, वही हम लोग देखेंगे कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विल इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, सो m इंटू वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन r। ये क्यों लिखा वी परपेंडिकुलर पता है, क्योंकि जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में कौन मूव करा रहा है, जो बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, किसके परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी, वी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ना भाई, वी साइन थीटा लिखो या वी परपेंडिकुलर लिखो, बात तो एक ही है। अब यहां पे देखो, एक वी से परपेंडिकुलर एक वी परपेंडिकुलर क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन आर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बी। तो व्हाट इज दी आर, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। अब आप वी परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल सकते हो, इसकी क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन, यह तो आपका आ गया आर। अब पूछे कि टाइम पीरियड कितना होगा इसमें, टी क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन, क्योंकि सर्कुलर पाथ में तो वी परपेंडिकुलर घुमा रहा है, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी इंटू वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर क्या हो गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो एफ कितना आएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब देखो
चाहे हेलिकल पाथ हो चाहे सर्कुलर पाथ हो, दोनों के अंदर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। अब एक चीज इसमें बचती है, वो क्या? पिच ऑफ हेलिकल पाथ। क्या बचेगा? पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच का मतलब समझते हो? एक रोटेशन की कितनी डिस्टेंस है, दिस इज द पिच, दिस इज द पिच। तो एक रोटेशन की डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप लोग? एक रोटेशन की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो हमारे पास इस साइड की वेलोसिटी है कि नहीं है? कौन सी है? वी पैरेलल। इसको हम लोग वी पैरेलल बोल सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। एंड वी हैव द टाइम, हमारे पास टी टाइम है, वेलोसिटी वेक्टर है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस? पिच इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और नॉट? So that is V parallel into time period. Pitch means straight line distance in one complete circular rotation. एक जब रोटेशन पूरा होता है तब तक वो स्ट्रेट लाइन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज द पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो पिच निकालने के लिए V पैरेलल इंटू टी, तो V पैरेलल क्या होगा? V cos थीटा, और टी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर इन एवरीवन माइंड्स और नॉट? सबको समझ में आ गया अच्छे से? पक्का है? कोई समस्या अब? पक्का नहीं है? चलो ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे अपना जो कंसेप्ट आता है वो क्या है? साइक्लोट्रॉन। क्या है बताओ? पहले साइक्लोट्रॉन देख लेते हैं, उसके बाद फोर्स ऑन इमोस, उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ देखेंगे बाद में हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट। वैसे आपके है नहीं इसका इतना, साइक्लोट्रॉन केवल समझ लेना है आपको क्या होता है। साइक्लोट्रॉन हट चुका आपके सिलेबस से ही। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? वी विल यूज टू पावरफुल मैग्नेटिक पोल, this kind of magnetic pole, concave shape magnet we will use like this. Okay, this is the north pole, this is the south pole. In these two magnets, they will produce high magnetic field. We will take a metallic dish like this. This dish will connected with the alternating source of high voltage nearby 6000 volt to 7000 volt. इतनी आपको एनर्जी देनी है, और हाई फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट विल डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी सोर्स विल बी सेम एज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये निकाली थी ना उन्होंने, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। निकाली नहीं निकाली? अभी फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब क्यू बी अपॉन 2 पाई एम क्या निकाली थी? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है। अब यहां देखो सेम फ्रीक्वेंसी होगी इस ऐसी सोर्स की भी जो आप यहां पे लगा रहे हो। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए आपने यहां पे इसको इंसर्ट कराया, यहां से थोड़ा सा डी में जाएगा, जाते ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इसको सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा, इधर जाएगा। अब यहां पे क्या है, जैसे जाएगा, ये हाफ साइकिल में पॉजिटिव था, इस हाफ साइकिल में जैसे ही यहां पे जाएगा, इसको यहां आने में आधा टाइम लगा, आधे टाइम में ये भी अपनी पोलरिटी क्या कर लेगा? चेंज। तो इसको वापस से पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रहेगा। एट द एंड ये हाई एनर्जी से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसको सेम वोल्टेज कितनी बार मिलता है? 2 बार। कितनी बार मिलते हैं? 2 बार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो एक साइकिल के अंदर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? एनर्जी कितनी होगी उसके अंदर? डबल होगी कि नहीं होगी? होगी। अब यहां देखो एनर्जी कैसे निकालते हैं। E इक्वल टू क्या होता है?
Q इंटू वी होता है, Q इंटू वी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पढ़ी है आपने? तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है बताओ? अरे नमूनो, अगर आप लोगों ने W इक्वल टू क्या पढ़ा है, W अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो W इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू वी होगा। W क्या है? वर्क डन। और हमने क्या पढ़ा है? वर्क विल सेव एज एनर्जी। तो जब अपने पास चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जाएगा तो एनर्जी होगी, तो एक साइकिल के अंदर एनर्जी कितनी आएगी? 2Q इंटू वी, 2 बार वोल्टेज मिला। और अगर n रोटेशन पूरे कर रहा है तो एनर्जी कितनी होगी? दिस विल बी एनर्जी। और ये एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे? दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फास्ट मूविंग है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू एन इंटू 2 इंटू क्यू इंटू ये वी क्या है? पोटेंशियल है। ये वी क्या है? पोटेंशियल। इस तरह से हाई स्पीड से क्या आता है? आपका चार्ज पार्टिकल बाहर आता है। इस अब साइक्लोट्रॉन से अपन क्या करते हैं? ओनली हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर एसिलरेटेड। ओनली हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना, ओनली हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर एसिलरेटेड विद द हेल्प ऑफ cyclotron like alpha particles in Rutherford experiment. In Rutherford experiment, alpha particle is bombarded with the help of cyclotron. One more device that is used for the acceleration of the negative charge particle electron, that is betatron, that is known as the betatron. क्या बोलते हैं उसको? betatron. आपको केवल नाम के बारे में ध्यान रखना है और साइक्लोट्रॉन के बारे में थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखना है। याद आ गया कैसे? इसमें एक ऐसी की फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात? एक साइकिल के अंदर एनर्जी कितनी मिलेगी? क्यू वी, और पूरा साइकिल होने में कितनी मिल जाएगी इसको? 2Q वी। अगर n साइकिल है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पे v वेलोसिटी नहीं है, ये v क्या है? वोल्टेज है। और यहां पे जो v लिख रहे हैं दैट इज वेलोसिटी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इफ वोल्टेज इज गिवन। अगर आपको वोल्टेज गिवन है और आपको चार्ज गिवन है और n गिवन है नंबर ऑफ रोटेशन, कैन यू फाइंड के मैक्स और नॉट? आप लोग के मैक्स फाइंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन। ये किसका कंसेप्ट है? साइक्लोट्रॉन का। कोई दिक्कत? पक्का? अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर है। ओ भाई साहब, क्या है? क्या है उसमें? क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। कब? जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो। किसमें हो? अगर नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो फाइंड नहीं कर पाएगा। समझा? समझ गया ना? पक्का? चलो, तो हम लोग ले लेते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बी ले सकते हैं ऐसा? चलो ले लिया। अब इसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? एल मान लेते हैं। ठीक है, मान ले एल। इसके अंदर मूव क्या करेगा? करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। तो कैसे निकालेंगे वो मैग्नेटिक फोर्स? हमारे पास क्या है फॉर्मूला? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर, वी क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, ये है अपने पास, और तो कुछ नहीं है। यहां से हमारे पास क्या है? इसको ऐसे लिख दें, एफ यहां पे क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 होगा, क्योंकि देखिए चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये करंट इधर है,
तो चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे फोर्स की डायरेक्शन, तो कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमें डायरेक्शन क्या लेनी है, उसकी अपोजिट लेनी, ताकि फोर्स निकल सके। क्योंकि हमेशा हम जो लोग रूल लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वैसे तो फोर्स की डायरेक्शन ये आनी चाहिए, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, इसके उल्टा लेना पड़ेगा। जैसे करंट की डायरेक्शन ले लो आप, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये करंट की डायरेक्शन इसमें इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फोर्स किधर लगेगा, लग जाएगा एप, ये एप आ गया, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर कि मैं इस रूल से निकालना चाहूं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है। एफ बी आई आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ये एफ, ये बी, ये आई, दिख गया। चाहे ये लगाओ और चाहे बात आपका लाफा उधर ही जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग जो डायरेक्शन ले रहे हैं, जो रूल ले रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज, मींस डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब यहां से थीटा अपने पास 90, एफ इक्वल टू क्या आएगा रे, एफ इक्वल टू आएगा क्यू वी बी, क्यू वी। अब यहां नहीं तो आपका क्यू है, नहीं आपका वी है। हमारे पास तो लेंथ है और करंट है, क्या है, लेंथ और करंट है, तो बहुत कुछ है। एफ इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दूं, क्यू बाई टी इंटू वी इंटू टी इंटू बी, ऐसा लिख सकता हूं। टी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, लेंथ, डिस्टेंस। सो हियर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होगी वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज द डिस्टेंस कवर बाय द इलेक्ट्रॉन दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या हो जाएगी वो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्यू बाई टी क्या होता है, आई, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये क्या बनेगा, हैं, क्या होगा, आई एल बी, आई एल बी। अगर आप थीटा को साथ में लिखते हो तो आप यहां पे थीटा साथ में लिख सकते हो, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल क्रॉस बी वेक्टर, एल क्रॉस, समझ में आ गई बात। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हाट इज द फोर्स, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, बिल साइन थीटा, समझ में आ गई बात। यूनिफॉर्म लेने का कारण बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं लेगा तो यहाँ पे फोर्स अलग होगा, यहाँ पे फोर्स अलग होगा, यहाँ पे फोर्स अलग होगा, यहाँ पे फोर्स अलग होगा। वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दूसरी मशीनरी चाहिए, केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया फोर्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट समझ में आ गया। चार्ज पार्टिकल मूव करता है, उसकी रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, सब समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट पार्ट।